चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल जहां तक पढ़ाया था उसका याद है टॉपिक? पुराना रिवीजन करके बैठे हो ना? अब रिवीजन करके बैठे हो नहीं बैठे हो? पुराने वाले में कल आप सबने पढ़ा था टेलीस्कोप, सॉरी टेलीस्कोप कहां से आ गया, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में सबने पढ़ लिया है कि एक माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो छोटी वस्तुओं को या फिर बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के काम आता है। छोटी वस्तुओं को देखने के काम आता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, और बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल साधारण सा देखने के काम आएगा, और कंपाउंड वाला एकदम क्रिटिकल, अगर बहुत छोटा है उसको देखने के काम आता है। समझ में है ना? तो वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस के बजाय डबल लेंस यूज कर लेते हैं। अभी तो अच्छा खुद ही देखो, एक लेंस लगाया तो एक थोड़ी सी पावर है उसकी, है कि नहीं है? एक और लेंस लगाओगे तो उसकी भी पावर उसमें ऐड हो जाएगी, तो ज्यादा मिल जाएगा रिजल्ट। और ये तरीका होता है मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए। तो हम एक लेंस ना यूज करके कितने लेंस यूज कर लेंगे? 2 लेंस यूज कर लेंगे और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है आपका कौन सा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फार्मूला सबको याद होगा मैग्नीफाइंग पावर का, बीटा अपॉन अल्फा। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कोई भी माइक्रोस्कोप दुनिया का ले आओ, कोई भी माइक्रोस्कोप दुनिया का ले आओ, अल्फा कब पढ़ोगे? अल्फा कैसे बताया जाता है? क्या जब ऑब्जेक्ट अल्फा तब माना जाएगा जब ये आंख पर बना विजुअल एंगल कितना डिग्री का हो? अल्फा डिग्री का हो। जब वो कितनी दूरी पर रखा हो? 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो, है ना? तब हम उसको मानते हैं ये अगर ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर रखा है तो जो एंगल बनेगा आंख से उसे बोलते हैं अल्फा। किसके केस में? माइक्रोस्कोप के केस में, सूक्ष्मदर्शी के केस में। दुनिया का कोई भी सूक्ष्मदर्शी का केस उठा लो, हमेशा सिंपल यही माना जाएगा। याद करो, इसीलिए 25 सेंटीमीटर पर जब इमेज बनाते थे फाइनल वाली, याद नहीं है तुम्हें? क्या उसकी मैग्नीफाइंग पावर आई थी? डी अपॉन यूई आई थी। क्या पहली मैग्नीफाइंग पावर, अगर केस 1 करो, अगर रिलैक्स आई के लिए बात करो, श्रांत नेत्र के लिए, आंखों को आराम देने के लिए, तो क्या जहां यूई है वो एफ हो जाता है कि नहीं? तो एम इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हो डी अपॉन एफ, है कि नहीं है? और अगर सेकंड जब आप फाइनल इमेज कहां पर बनाओ? इन्फिनिटी पर, जिसे आप जनरल आई बोल दीजिए, जनरल आई या जनरल केस। हाँ तो 25 तो बनाओगे। माइक्रोस्कोप में जनरल केस कब कंसीडर करते हो? हाँ तो रिलैक्स आई लिखा तो है, रिलैक्स रे आई होता है ना। क्या कहते हो यार? अच्छा तुम कंफ्यूज हो गए, कल पहले ये वाला पढ़ाया था फिर ये वाला पढ़ाया था। अरे यार तुम ये देखा करो, हेडिंग क्या लिखी है? हेडिंग देखते नहीं हो, चले आते हो सब लोग। जनरल आई सामान्य नेत्र के लिए, हाँ तो m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, डी अपॉन एफ यहाँ भी। बट जनरल केस जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनेगी तो थोड़ा सा पावर और बढ़ जाती है कि नहीं है? माइक्रोस्कोप में जनरल केस कब माना जाता है? जब फाइनल इमेज कहां पर बने? 25 पर बने, क्योंकि आपने इसमें जानबूझ के ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है? अल्फा कब बताते हो? 25 पर ही, इसीलिए जनरल केस कब माना जाता है? 25 वाला। अगर बोल देना माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बताओ और ये ना दिया हो, ये तुम लोगों को ना दिया हो दूर दूर तक कि कौन सा बताना है, पहला केस या दूसरा केस, तो अपने तरफ से यही केस मान के मैग्नीफाइंग पावर बता के काम खत्म कर देना। ये कौन से माइक्रोस्कोप की बात हो रही है? कौन से सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है? सिंपल वो सबसे सरल सूक्ष्मदर्शी। अगले टॉपिक का नाम लिखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये थोड़ा सा डायग्राम क्रिटिकल है इसका, बाकी कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। इसका कुछ भी कठिन है तो केवल डायग्राम, जो किसी से बनता नहीं आसानी से, वही देखो अच्छे से, ठीक है? डायग्राम पर ही फोकस करना है, वरना देख देख के जीवन भर बनाते रहोगे और जीवन बेकार हो जाएगा, है ना? और देख के तभी बनाना पड़ेगा जब तुमने ध्यान नहीं दिया होगा कभी ना कभी, ठीक है? तो देखो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेंस लेते हैं, है ना? ये लो, देखो हमने एक सबसे बढ़िया सा काम किया है, प्रिंसिपल एक्सिस सेट कर लिया। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लेंस लगाया जाता है आंख की तरफ, अब और एक और लेंस लगाया जाता है जो किसकी तरफ होगा? ऑब्जेक्ट की तरफ। 2 लेंस लगेंगे इसमें। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस ऑफ 2 बाइकॉन्वेक्स लेंस। बाइकॉन्वेक्स लेंस
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसी युक्ति है, कैसा प्रकाशित यंत्र है, दो उत्तल लेंसों से बना हुआ है ना, टू बाई कॉन्वेक्स, डबल बाई कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दो दो ठीक, एक नहीं होगा, दो दो होगा, जिसमें से एक होगा ऑब्जेक्ट के पास, बाई कॉन्वेक्स डबल है ना, तो एक होगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, और दूसरा किसके पास होगा, आंख के पास। अरे भाई ऐसे लगा के देखोगे तो एक जो तुम्हारी आंख के पास होगा और दूसरा जो किसके पास होगा, जो यहाँ ऑब्जेक्ट रखे देख रहे हो उसके पास, तो इन्हीं दोनों के पास होगा। अब मेरा ये सवाल है कि जो ऑब्जेक्ट के पास होगा, जो यहाँ होगा, वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? हाँ, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा वो वाला लेंस कैसा होगा, बड़ा या छोटा? जो ऑब्जेक्ट के साइड होगा, अपने बुद्धि से सोच के बता, बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? हाँ, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा वो लेंस बड़ा ले या छोटा ले? क्योंकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये किस काम आता है, इट इज यूज्ड, ये छोटे ऑब्जेक्ट को देखने का आता है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को, बहुत ही छोटे, इट इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है। अगर ऐसा है कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने काम आता है, जिससे आने वाली रेस पता नहीं तुम्हारी आंखों पर पड़ ही नहीं रही है, तो लेंस पे अगर इतना बड़ा लेंस लेकर आ जाओगे, उसके सामने रख दोगे तो कहां पड़ने वाली है? इसलिए ऑब्जेक्ट के साइड जो लेंस रखा जाए वो बड़ा रखा जाए या छोटा रखा जाए? उसको छोटा रखो। समझ में आई बात? तो ये मैंने रख लिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइड मैंने रख लिया, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। और सबसे पहले वो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, इसके सामने एक छोटा सा सिंपल माइक्रोस्कोप लेकर आते हैं और इसकी इमेज को कहीं थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं। अब सबको लेंस वाला केस भी याद होगा थोड़ा बहुत, है कि नहीं है? लेंस वाले केसेस याद होते होंगे, ये f1, ये f2f1, ये f2, ये 2f2, है ना? बाकी वो सारे केस छोड़ दो। अगर चलो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से शुरू करो तो 1 1 2 3 4, क्या 3 3 पर इक्वल साइज का बनता है? लेकिन अगर मैं चौथे पर रखूं ऑब्जेक्ट को तो क्या यहां बनता है? और थोड़ा सा बड़ा बनता है, बनता है नहीं बनता है? तो अगर मैं चौथे केस का यूज लूं या पांचवें का, तो क्या इमेज इधर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? चौथे और पांचवें में दोनों में इमेज इधर बनेगी, और इमेज इधर बनेगी तो क्या छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी? तो एक छोटा वाला लेंस उस छोटे से ऑब्जेक्ट की क्या बड़ी इमेज बना रहा है, नहीं बना रहा है? तो मैंने सबसे पहले इसके सामने जो छोटा सा लेंस रखा, ये छोटा सा, है ना? जो ये किसके पास रखा गया है? ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के पास रखा गया है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्यक लेंस। क्या नाम पड़ेगा इसका? अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव नाम रखा गया इसका। ऑब्जेक्टिव नाम क्यों रखा गया पता चला? और इसका सेंटर किससे लिखा गया? ओ से, ठीक है ना? थोड़ा सा नीचे कम हो गया क्या? हाँ, ये हो गया, ठीक है, क्लियर है सबको? अब ये जो इमेज बनाएगा, इसको कितनी दूरी पर रखा गया है? कितनी दूरी पर रखा गया? तीसरे केस तक तो मैंने नहीं रखा है, तीसरे केस तक तो मैंने नहीं रखा है, मैंने रखने की कोशिश करी है या तो चौथे में या तो छठवीं में भी नहीं रखोगे, क्योंकि छठवें में क्या इमेज इधर ही बन जाएगी, तो ये छठवां भी नहीं रखा जाएगा, या तो चौथा या तो पांचवा, तो चौथा रख बेटा, ठीक है? इस केस में F1 से इधर रखा है मैंने, ठीक है? F1 से इधर रखा है, तो मैं इधर लिख देता हूं, इसका थोड़ा और क्लोज बनाना था फिलहाल, है ना? इधर बना दिया, ये A और B, और ये हो गया इसका F1, ये हो जाएगा इसका 2F1, 1 नहीं लिखूंगा, O, ठीक है? O इधर वाला है। अच्छा, इधर चलते हैं, जो एकदम सीधी रह जाती है वो तो जाएगी F2 से, है कि नहीं है? और जो यहां से जाएगी वो तो एकदम सीधी जाएगी ना, ये सीधी जाएगी, और ये वाली जाएगी F2 से, यहां से। अब ध्यान से देखो आप लोग, तो ये है FO, इधर भी FO और इधर भी, इधर डैश लगा दिया, इधर मैंने इधर डैश नहीं लगाया, इधर भी डैश लग गया, ठीक है? ये हो गया। पैरेलल आने वाली कहां से जाती है? फोकस से जाती है ना, F2 से तो जाती है, तो ये यहां से गई। और ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर इंटरसेक्ट हुई, तो यहां बनी इमेज, पहले की इमेज यहां बनी। पहले से बड़ी बनी या छोटी ही है? पहले से, अरे तुमने जानबूझ के चौथे केस का इस्तेमाल किया है, इमेज तो बड़ी बनेगी ही बनेगी, ठीक है? ये फायदा हुआ, ये पहली इमेज बन रही है A डैश B डैश, क्लियर है ना सबको? ये पहली इमेज बनी,
अब क्योंकि ये किसने का डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस ऑफ 2 बाई कॉन्वेक्स लेंस, है ना, जिसमें दो ही उत्तल लेंस होते हैं, एक नहीं दो होते हैं। तो दूसरा लेंस लाया जाए और उसको लगाया जाए, और इस इमेज को और बड़ी देखना चाहते हो, स्क्रीन पर देखना चाहते हो या बिना स्क्रीन के? तो इमेज रियल बनाओगे या वर्चुअल? वर्चुअल। क्या रियल वाले के लिए स्क्रीन की जरूरत पड़ती है? ये तो रियल है, ये तो रियल है। तो जो पहली इमेज बन रही है, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये जो पहली इमेज है बेटा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? ए बी। जो फर्स्ट इमेज है, इमेज मेड बाई किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव ओ। क्या वो ए डैश बी डैश है? ए डैश बी डैश है। इसका नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है इसकी? वास्तविक है या आभासी है? क्या ये रियल है, जो कि कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या वास्तविक भी है और उल्टा भी है? ये बना। क्या ये बड़ा बना या छोटा बना? बड़ा या छोटा? क्या ऑब्जेक्ट से तो थोड़ा सा तो बड़ा बना, कुछ तो फायदा हुआ, तो है कि नहीं है? बट लार्जर। लार्जर मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही बना, है कि नहीं, वस्तु से बड़ा। अब हमने क्या करा कि हमने कहा कि काम करो, आपके पास जो दूसरा लेंस है उसको ऐसे लगाओ, दूसरा लेंस जो कि आंख के पास है। अब आंख के पास, अब आप इमेज बड़ी देखना चाहते हो, इसलिए जानबूझ के आंख के पास वाला लेंस कैसा लेकर आते हो? बड़ा। ठीक है ना भाई? ऑब्जेक्टिव है ये, और ये है ऑब्जेक्टिव, और ये दूसरा क्या है भाई? जो आंख के पास होगा, जो आंख के पास होगा, इसका है पतला ही लेंस, है पतला लेंस ही, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और इसका नाम होगा, क्योंकि ये आंख के पास है, आंख के पास, इसलिए इसका नाम रखा जाता है आई पीस। क्या नाम रखा जाता है इसका? आई पीस रखा जाता है। अब आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कुछ भी हो कॉम्बिनेशन करा लो। तो कॉम्बिनेशन के केस में क्या पढ़ते हैं हम लोग? पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, याद है सबको? तो ये जो इमेज है ये इसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये किसके पास है? ये वाला लेंस आंख के पास है, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव, तो इसका नाम होगा आई पीस, नाम रखा जाएगा। आंख का टुकड़ा है ये, है ना, इसका नाम रखा गया आई। तो इसको ओ से, तो उसके सेंटर को, ऑप्टिकल सेंटर को, उसके ऑप्टिकल सेंटर को केवल ई से, किस लेटर से? ई से रख दिया। अब मैं क्या चाहूंगा, इस इमेज को और बड़ी या और छोटी बनाना? और बड़ी, और बड़ी, लेकिन स्क्रीन की या बिना स्क्रीन के? बिना स्क्रीन के। अबे स्क्रीन लगाओगे क्या माइक्रोस्कोप में? ऑब्जेक्ट है, उसको स्क्रीन पर देखने चले हो, तो बिना स्क्रीन के देखोगे। तो बिना स्क्रीन में देखोगे तो इमेज रियल बनाओगे या वर्चुअल? रियल या वर्चुअल? क्या रियल के लिए स्क्रीन चाहिए, वर्चुअल के लिए स्क्रीन? तो मैं आभासी इमेज बनाऊंगा, और आभासी बनाऊंगा तो मैं चौथा केस यूज करूं जैसा ये दिख रहा है, या पांचवा जो इन्फिनिटी पर बनेगा, छठवा? बताइए सब लोग, कौन सा केस यूज करा जाएगा बेटा? क्या सबसे आखिरी वाला केस यूज करा जाएगा? जब F1 और O के बीच में आ जाएगा तो क्या यही बन जाती है इमेज? याद करो, सिंपल माइक्रोस्कोप मान ले यार उसको, तू सिंपल माइक्रोस्कोप मान लो और लगा दो तुरंत। कौन सा केस यूज करें? छठवा केस, वो लास्ट वाला केस यूज करा जाए। लास्ट वाले केस में तो मैं इस लेंस को ऐसे सेट करूंगा, इस लेंस को ऐसे सेट करूंगा कि ये कहां पहुंच जाए, कहां पहुंच जाएगी, कि ये वाला जो इमेज है, ये वाला जो इमेज है, ये इसके क्या फोकस के बीच में आ जाए, ई और Fe के बीच में आ जाए। यानी मैं जानबूझ के इसको ऐसे लेकर आऊंगा कि क्या ये Fe, क्या समझ में आया कॉन्सेप्ट? Fe के बीच में क्यों रखा गया? Fe इतना ज्यादा, इसको पहले तो Fe दूर रहा होगा, देखो पहले Fe यहां रहा होगा, मान लेते हैं पहले Fe यहां रहा होगा, है ना। अब वहां पर पाइप में इसको सेट करा जा रहा है, घुमाया जा रहा है, वो सब होता है ना। तो जब उसको घुमाया जा रहा है तो ऐसे घुमाएगा कि लेंस को आगे खिसकाया जा रहा है। लेंस को आगे खिसकाने पर जो इसका Fe है वो इसके आगे आ गया और यहां पहुंच गया Fe। अब अगर यहां पहुंच गया Fe तो आ गया ना किसके किसके बीच में? Fe और E के बीच में, है ना, वही फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, ध्रुव के बीच में। याद करो तुम लोग, P और F के बीच वाला सबसे आखिरी वाला कैसे याद है? मिरर वाला, वही लेंस में होता है। अब लास्ट केस हो गया जो तुमने अभी जल्दी ही सीखा था, तो तुरंत क्या होगा भाई? अब ये पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, तो यहां से जो सीधी रे चली, जहां से जो सीधी रे चल रही है भाई, वो सीधी रे चलेगी और कहां चली जाएगी? कहां चली जाएगी बेटा? बताओ सब लोग,
अरे भाई यहाँ से जो भी रे चल रही है ना, इसके बीच में आ जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से वो ऐसे चली जाएगी, है कि नहीं है भाई? जो ई से जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, और जो यहाँ से आ रही है पैरेलल आने वाली कहाँ से जाती है? वो फोकस से जाती है ना? पैरेलल आने वाली फोकस से गई, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली सीधी चली गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं आया। अब आप यहां से बैठ के ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें वो दिखाई दे, तो ये यहां से थोड़ी दिखाई देगा, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये यहां कहीं से कितना छोटा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक लेंस लगाया, दूसरा लेंस लगाया, क्या और बड़ा हो गया? अब जो ये 2FO का कोई काम ही नहीं है। अब जो आपका बना, ये तो AB था, ये क्या था? A डैश B डैश, इसका नाम रखा मैंने A डबल डैश B डबल डैश। ये क्या है आपका? हाइट ऑफ इमेज, है कि नहीं है? और ये है आपका हाइट ऑफ इमेज, डैश लगा दिया, इसमें डैश लगा दिया। अब अगर ध्यान से देखो सारी चीजें, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस का नाम क्या रखोगे? यहां से यहां तक के डिस्टेंस का नाम आप लोग कहोगे सर ये UO है, इसका नाम क्या रखोगे? UO रखोगे। यहां से यहां तक के डिस्टेंस का नाम क्या रखोगे? VO या VE? क्या यहां से यहां तक के डिस्टेंस का नाम VE होगा? क्योंकि इससे मेजर कर रहे हो, फाइनल इमेज है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या मेजर करोगे? यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या लिखोगे तुम लोग? क्या यहां से यहां तक के डिस्टेंस लिखा जाएगा? VO लिखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस FO। अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या लिखी जाएगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या लिखोगे? UE लिखी जाएगी ना। तो ये हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस UE। समझ में आया? कोई टॉपिक छूट रहा हो तो बता दो। क्या VO और UO क्लियर है? क्या UE और VE क्लियर है? क्लियर है ना दोनों चीजें? और ये बन गया फाइनल इमेज। अब हम इसको ऊपर के कॉन्सेप्ट करते हैं, और अल्फा सबको पता है पहले से ही, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए था फाइनल इमेज बनी, फाइनल इमेज बनी। यही है आपका प्रकाशिक यंत्र, यही तो है आपका प्रकाशिक यंत्र, जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये बनाया फाइनल इमेज। और आपको मैग्नीफाइंग पावर इसकी लिखने की जरूरत पड़ी, जिसे आप दृश्यक कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। अल्फा बताओ सब लोग, अल्फा कैसे लिखोगे? क्या हुआ बेटा? तो इसमें क्या लिखोगे? ऐसा तो इतनी देर में ध्यान देना चाहिए ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो देखो आगे, अब आगे देखो। यहां पर समझ में आया मुझे कि जो अल्फा पहले क्लियर करवा देता हूं तुमको, फिर उसके बाद करता हूं। अल्फा बताओ कितना लिखा जाएगा? अल्फा कैसे लिखा जाएगा? अल्फा कैसे लिखा जाएगा? अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये 25 सेंटीमीटर है, यानी D है, तो ये जो एंगल बनेगा आंखों पर, है ना, इसका नाम क्या होगा? अल्फा। ये हो गया अल्फा। क्लियर है सबको? अल्फा। माइक्रोस्कोप के केस में अल्फा एकदम क्लियर होना चाहिए, अल्फा में किसी को कोई झंझट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बीटा के लिए दिक्कत आई। बीटा कौन सा एंगल होता है? बेटा कौन सा एंगल होता है भाई? कौन सा? इमेज वाला। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो इमेज बनाई, तो एक इमेज ये बनाया, दूसरी इमेज ये बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? तो ये एंगल जो आंखों पर ये जो एंगल होगा, क्या ये एंगल बीटा है? ये एंगल क्या है? बीटा। जो इमेज आंखों पर बनाती है उसे क्या कहते हैं? बीटा। अब ऊपर से tan अल्फा निकालो। चलते हैं मैग्नीफाइंग पावर लिखने का। इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या आएगा? m = बीटा अपान अल्फा। लेकिन बीटा अपान अल्फा में अल्फा कब? जब वस्तु कहां रखी हो? 25 सेंटीमीटर पे रखा हो, ऑब्जेक्ट 25 पर रखा हो, तब ये फार्मूला लिखेगा। तुम लोग लिखोगे पूरा m = पूरा लिखोगे लैंग्वेज में फार्मूला, हम नहीं लिखेंगे, ये आप लोग पूरा लिखोगे। मैं केवल आपको क्या लिखा दे रहा हूं? m = बीटा अपान अल्फा। ध्यान से देखो ऊपर tan अल्फा बोलो, ये क्या चीज है? HO। ये क्या चीज है? D। तो tan अल्फा = HO/D। क्लियर है? क्या ये अप्रोक्सीमेट अल्फा है कि नहीं है? अरे tan अल्फा = HO/D। तो इधर ही लिख देता हूं मैं, उधर क्या लिखूं बार बार मिटाने में वो। tan अल्फा = HO/D। क्लियर है सबको? उस वाले ट्रायंगल में tan बीटा देखो, हाँ tan बीटा
एच आई अपॉन एक और tan बीटा एच आई डैश अपॉन वी। तो चाहो तो ये रखो, चाहो तो ये रखो, हम छोटा वाला रखते हैं ताकि आसानी से समझ पाए सब कुछ। तो क्या रखा जाएगा, एच आई अपॉन यू ई। तो रखते हैं tan बीटा अप्रोक्सीमेटली बीटा इज इक्वल टू, बताइए, एच आई अपॉन यू ई। अब बताओ मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखा जाता है बेटा, m इज इक्वल टू, मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या है, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा अलग से क्लियर होता है माइक्रोस्कोप में, पहले ही सिखाया गया था। तो बीटा अपॉन अल्फा, बीटा कितना है, हाँ, m इज इक्वल टू बीटा कितना है, एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन यू ई, सही है। तो हो गया एच आई अपॉन एच आई अपॉन यू ई, ये है आपका m, है ना, एच आई अपॉन पूरे का बटा अल्फा कितना है, एच ओ अपॉन, कुछ कट रहा है क्या भाई, नहीं कट रहा, चलो जो जैसा समझ में आ रहा है वैसा करो, जो जहां जा रहा है उसको भेजो, क्या जा रहा है, हाँ, क्या एच आई ऊपर रहेगा, एच आई अपॉन एच ओ, ये क्लियर नजर आ रहा है सबको, इंटू डी अपॉन यू ई, ये भी दिखा, दोनों दिखा कि नहीं दिखा, डी ऊपर जा रहा है, यू ई नीचे जा रहा है, क्लियर है सबको। तो ये हो गया आपका एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई, ये है मैग्नीफाइंग पावर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहां से देखो एच आई कौन सी इमेज है, एच आई कौन सी इमेज है, पहले के द्वारा या दूसरे के द्वारा, एच आई एच आई एच आई कौन सी इमेज की हाइट है, क्या पहले की हाइट है, पहली इमेज की। एच आई बनाया किसने, क्या ऑब्जेक्टिव लेंस ने, और एच आई के साथ में और क्या लिखा मिल रहा है, एच ओ, दिख रहा है क्या, एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई अपॉन एच ओ जो कि ये चीज है, ये तो मुझे साफ साफ बता रही, एच ओ तो वही रहेगा, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, एच ओ तो वही रहेगा, है ना। तो एच आई अपॉन एच ओ, क्या ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होगा या कि नहीं होगा, है कि नहीं है, क्या ये इसका आवर्धन, सबको पता है लेंस का आवर्धन का फार्मूला, लेंस के आवर्धन का फार्मूला आता है सबको, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इज इक्वल टू v अपॉन, तो एच आई अपॉन एच ओ लिखूं मैं चाहूं, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, vo अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। तो मैं जहां पर एच आई अपॉन एच ओ है, मैंने दिमाग घुमाया, मैंने कहा मैं लिखने जा रहा हूं vo अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन यूई, ये आया मेरा मैग्नीफाइंग पावर, कब कब आया, जब एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू किसके लिखा गया, वी ओ अपॉन यू ओ। समझ में आया चीज, ये क्यों आया। अगर आप ध्यान से देखो, ये किसकी मैग्नीफाइंग, किसका मैग्निफिकेशन है, पहले वाले का, ऑब्जेक्टिव का। ये किसका मैग्निफिकेशन है, क्या आईपीस का। क्या कल सब लोगों ने करा था कि नहीं करा था ये वाला केस, क्या कल मैग्नीफाइंग पावर यही आई थी, डी अपॉन यूई। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या आई थी मैग्नीफाइंग पावर, डी अपॉन यूई ही तो आई थी। तो क्या ये, अगर ये लेंस हटा दो, फेंक दो इसको, तो क्या सिंपल माइक्रोस्कोप है कि नहीं है। तो ये है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, डी अपॉन यूई किसकी मैग्नीफाइंग पावर है, आईपीस की, और वी अपॉन यूओ हो जाएगा किसका, ऑब्जेक्टिव का। तो अरे ये तो फार्मूला दूसरे तरीके से भी अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो ये फार्मूला कुछ और नहीं बल्कि लिखा हुआ है m इज इक्वल टू एम ओ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू एम ई। क्या समझ में आ रहा है, एम ओ एम ई, ये फार्मूला दिखा, एम ओ एम इज इक्वल टू एम। अरे दोनों का मिला करके लिख दिया जाता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। जब तुमने दो लेंस को कांटेक्ट में रखा था तो उसकी फोकल लेंथ क्या लिखा था, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। पावर क्या लिखा था, P इक्वल टू P1 प्लस P2। लेकिन आपने मैग्निफिकेशन क्या लिखा था, M इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3। याद आया क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, देख लो यहाँ से कि मल्टीप्लाई हो जाता है जब साथ साथ रखा जाता है। समझ में आया ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम करते हैं केस नंबर 1। बताओ सब लोग, केस नंबर 1 बोलो। ये तुम लोगों को आता है, नर्सरी में सीखा था इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं, मोमी हटा देता हूं, केस 1 करता हूं। केस 1 बोलिए सब लोग। फाइनल इमेज कहां बनाओगे, पहले आराम वाला कर लूं क्या,
चलो पहले आराम कर लेते हैं, बड़ी देर से चिल्ला चिल्ला के थक गया, आराम कर लूं। फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई मतलब फाइनल इमेज कहां बनवा रहे हो जबरदस्ती? क्या जब श्रांत नेत्र के लिए ना, तो फाइनल इमेज कहां बन रही है? माइनस इन्फिनिटी। फाइनल इमेज जो वीई है ये वाला इन्फिनिटी पर बनवा रहे हो, लगाओ लेंस का फार्मूला। अच्छा यू क्या लिखोगे? माइनस यूई। अरे वही लिखोगे। एफ क्या रखोगे? प्लस एफ ई माइनस एफ ई, एफ प्लस एफ ई माइनस एफ ई। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। यूज करो सब। अरे डेटा इतना गंदा कैसे लिख दिया भाई, मेरी लाइन चली जा रही है सब। v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा u इक्वल टू माइनस यूई और f इक्वल टू एफ ई, ये ज्यादा सही है। लगाओ 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान, आखिरी के लिए बात कर रहे हो ना, आखिरी के लिए, तो ई सबके आई पीस के लिए। अब बताओ आगे सारी वैल्यू रखोगे तो क्या लिखोगे? f की जगह पर एफ ई, v की जगह पर माइनस इन्फिनिटी। तो जहां v है मैंने वहां क्या रखा? माइनस इन्फिनिटी। जहां u है वहां ui, लेकिन कैसा ui? माइनस ui। क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? तो 1 अपान ui को लिख सकता हूं 1 अपान एफ ई। तो मैंने सीधे लिखा 1 अपान ui इज इक्वल टू 1 अपान एफ ई। जहां ui है केवल वहां क्या लिख दूं? एफ ई। एंड दैट्स सो सिंपल, है कि नहीं है? vo अपान यूओ कभी नहीं बदलने वाला, जो भी बदलेगा वो है d अपान यूई, क्योंकि हर बार 1 अपान यू की बात होगी। और तुमने ये कल सीख रखा था, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट सीधे लिख देता हूं, तो सीधे लिखा जाएगा m इक्वल टू vo अपान यूओ इंटू डी अपान एफ ई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैग्नीफाइंग पावर है, कल में ये तो आगे वाले का है तो मैंने साइड कर दे रहा हूं, बट ये कल का जो टॉपिक पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप का, क्या ये अनंत सेकंड केस था नहीं था? आखिरी श्रांत नेत्र वाला याद आया कि नहीं याद आया? तो वही तो है डायरेक्ट मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, वही लिख दिया मैंने। क्या दूसरे वाले में डायरेक्ट चाहो तो लिख दूं 1 प्लस डी अपान एफ ई, रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं? दूसरे वाले में डायरेक्ट क्या रख दूं? 1 प्लस डी अपान एफ ई। तो जनरल केस 2 कोई फालतू कचर मचर नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि जो कल लिखा था सेकंड केस जनरल केस वाला वही केस आज भी है। इसलिए केस 2 में क्या लिखूंगा? जब भी क्या हो माइनस डी, तो सीधे मैं m इक्वल टू लिखने जा रहा हूं vo अपान यूओ इंटू 1 प्लस डी अपान एफ ई। फार्मूला समझ में आया? ये डायरेक्ट कैसे आ गया? डायरेक्ट इसलिए आया क्योंकि ये किसकी मैग्नीफाइंग पावर है बेटा? ये किसकी मैग्नीफाइंग पावर है? क्या आईपीस की? क्या सिंपल माइक्रोस्कोप की है कि नहीं है? और ये किसकी मैग्नीफाइंग पावर लिख सकते हो? ऑब्जेक्टिव लेंस की, अभिदृश्यक लेंस की। तो सीधे फार्मूला वही बन रहा है फिर से, MO इंटू ME, मोमी का फार्मूला। नोट कर लीजिए फार्मूला, ठीक है? डाल लो आराम से। एक और चीज जो आपको बतानी जरूरी थी, उस चीज पे भी ध्यान लो, फिर नोट करना। जो आपसे न्यूमेरिकल में पूछता है या न्यूमेरिकल में दिया रहता है, जिसे कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब उस टॉपिक पर ध्यान देते हैं। क्या नाम है? मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट हो गई है हर केस में। अब हम लोग बताएंगे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की लंबाई क्या है? लंबाई कहां से कहां होगी? इस लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से आईपीस लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्कोप की लंबाई है कि नहीं? ध्यान इधर रख बेटा, ठीक? तो ऐसे केस में हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। शुरू में अभी कोई केस मत पढ़ो, कोई केस की जरूरत ही नहीं है। बताओ लेंथ क्या लिखी गई है? लेंथ बताओ। vo प्लस, क्या यही है लेंथ? तो अगर मैं लेंथ की बात करता हूं कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप अगर बताया जाएगा तो आप लोग क्या बताओगे मुझको कि सर लेंथ होगी vo प्लस यू, साइन के साथ कि बिना साइन के साथ? हाँ, अगर साइन के साथ रखने लग जाओगे तो ये पॉजिटिव या निगेटिव ऐसा कुछ खेलोगे तो घट नहीं जाएगी और माइक्रोस्कोप इधर उधर नहीं हो जाएगा। इसलिए ये लेंथ जो रख रहे हो इसमें vo और ue की वैल्यू बिना साइन के रखी जाएगी। मतलब मैग्नीट्यूड के लिए मैं मॉड लगा देता हूं। मॉड लगाने का रीजन समझ में आया? लेकिन अब केस के लिए भी देख लो। इस वाले केस में
क्या जहां यूई है वीओ तो नहीं बदलेगा, जहां यूई है वहां क्या लिख दिया जाएगा, एफ ई। तो इस वाले केस में अगर मुझे लेंथ लिखने को कह देते कि इस वाले में दम है तो लिख के दिखाओ, तो मैं क्या लिख देता, लेंथ बताओ, लेंथ फॉर रिलैक्स्ड आई, केस 1 के लिए लेंथ, इसको मैं L1 कह दे रहा हूं, यहां के लिए केस 1 किया है ना, तो मैं L1 कह दे रहा हूं, बट आप लोग इसी में लिख देना, इसी के नीचे लेंथ करके लिख देना, ठीक है। मैं उसको L1 लिख रहा हूं, क्या लिखा जाएगा कोई बता दे, VO प्लस जहां यूई है वहां मैंने क्या लिख दिया, FE लिख दिया। लेंथ 2 इस वाले केस में आपको लिखना है, बाकी सारी चीजें सेम है, केवल यूई की वैल्यू लिखनी है, केवल यूई की। तो L2 में तो VO तो वही रहेगा, है कि नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो यहां पर है, कहां चीज है, कहां है, ये वाला ना, ये यूई। अब ये यूई आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, वही वाला करोगे, 1/f = 1/v माइनस 1/u, और u की जगह पर रखोगे माइनस यूई, तो ये हो जाएगा प्लस यूई, और v की जगह पर हो जाएगा, v की जगह पर क्या रखेगा बेटा, 25 वाला है ना, तो माइनस डी, जब माइनस डी उधर जाएगा तो प्लस डी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो 1/ue बराबर, तुम लोग याद रखना हमेशा और हमेशा, 1/d प्लस 1/fe। तो ue बराबर क्या हो जाएगा, ue बराबर होगा, ध्यान से देख, क्या d प्लस fe ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ue ऊपर जाएगा तो dfe जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो तुम्हारा आएगा dfe अपॉन d प्लस fe। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा dfe अपॉन d प्लस fe, ये हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, जो भी आंसर आएगा मॉड लगा के, दैट्स सो सिंपल, ठीक है। ये हो गया दूसरे केस के लिए लेंथ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेंथ को लेकर के, है ना। एक और इससे वेरिएशन सा फार्मूला है थोड़ा सा, उसको अभी नहीं पढ़ना। चलिए, माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया, क्यों, माइक्रोस्कोप के बाद अगले डिवाइस का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टेलीस्कोप, दूरदर्शी, ठीक है। और दूरदर्शी भी जान लेते हैं, दूरदर्शी किस काम आएगा भाई, जो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के काम आएगा। टेलीस्कोप वो डिवाइस होता है जिससे हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट, बहुत फारेस्ट ऑब्जेक्ट, बहुत जो हमारे से बहुत दूर पर रखे हुए हैं, जैसे दूर के बहुत रखे हुए हैं, जैसे यहां से आपको 200 मीटर दूर 400 मीटर दूर देखना है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, या फिर क्या देखना है, मून देखना है कि नहीं है, और आपको मार्स देखना है, यहां से बैठे बैठे देखना है। तो ऐसे डिवाइसेस के लिए हम, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप, जिसे दूरदर्शी कहा जाता है। क्लियर है सबको, दूरदर्शी का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इसे बोला जाता है टेलीस्कोप। और ये दो तरीके का होता है, ये दो तरीके का होता है भाई। एक सबसे पहले होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कैसा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी जिसे कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को, जो खगोलीय मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल, जो एस्ट्रोलॉजी में जो है ना, अंतरिक्ष स्पेस ऊपर का ही देखने का काम आता है, कि भाई हमें वही देखना है कि कैसे हो रहा है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जो ग्रहण वगैरह लगते हैं, इनको सबको देखने का काम आता है। और एक टेरेस्ट्रियल होता है जो हमें क्लोज अपीयरेंस में देखने के काम आता है। तो दो तरीके के होते हैं। क्या हुआ, दूरबीन समझ लो, एक जो सीधी इमेज बनाएगा, एक जो उल्टी इमेज बनाएगा। जो गोले ओले हैं उनकी उल्टी इमेज बनाओ या सीधी, कोई फर्क पड़ेगा, उनकी कोई सीधी बनाओ उल्टी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों कर, जो वो मून का शेप कैसा है, स्फेरिकल गोला, अब गोले को चाहे सीधा देखो चाहे उल्टा देखो, कोई फर्क पड़ेगा। तो इसलिए उसके लिए यूज करा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल, जो कि उल्टी इमेज बनाता है, उल्टी मतलब रिवर्स, इन्वर्टेड। और एक होता है टेरेस्ट्रियल, जो सीधी इमेज बनाता है, जो कि क्लोज अपीयरेंस में स्कोप के काम आता है। बात समझ आई ना, क्लोज अपीयरेंस में जो गन वगैरह में लगाते नहीं, स्नाइपर वगैरह में, जो वो यही वाला स्कोप होता है, क्योंकि उनको सीधी खोपड़ी देखनी होती है, उल्टी खोपड़ी देखेंगे तो निशाना मारेंगे, सिर पर लगेगा, पैर पर, स्नाइपर वगैरह में जो स्कोप लगा होता है। तो वो स्कोप टेरेस्ट्रियल होते हैं, सीधा दिखाता है। और एस्ट्रोनॉमिकल कैसा दिखाता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल में उल्टा या सीधा कोई देखने की दिक्कत नहीं होती है। उसका रीजन क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल में हमें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे हैं, स्फेरिकल, चाहे सीधा इमेज बने चाहे उल्टा। अरे बॉल को चाहे सीधा करके देखो चाहे उल्टा दिखेगा तो सिमेट्रिकल, इसलिए उसके लिए कौन सा यूज करा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल भी दो तरीके का होता है, वो भी दो तरीके का होता है। पहला टेलीस्कोप, पहले तो स्कोप दो तरीके का हुआ, माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप भी दो तरीके का, सिंपल और कंपाउंड। टेलीस्कोप दो तरीके का, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल में
एस्ट्रोनॉमिकल भी दो तरीके का, टेरेस्ट्रियल एक ही होता है बट एस्ट्रोनॉमिकल दो होता है। खगोलीय दूरदर्शी दो तरीके का, एक होता है रिफ्लेक्टिंग परावर्तन वाला और एक होता है रिफ्रैक्टिंग अपवर्तन वाला। तो आपको पढ़ना है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, अपवर्ती दूरदर्शी। कौन सा दूरदर्शी? अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ना है और फिलहाल उसका डायग्राम देखना है रिफ्लेक्टिंग का। तो सिलेबस के बारे में इतना क्लियर हो गया कि हमें पढ़ना है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में आपको कौन सा पढ़ना है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल है ना, खगोलीय। टेरेस्ट्रियल सब जान ही गए, सीधी इमेज बनाता है, कोई जरूरत है ही नहीं, समझ गए ना। टेरेस्ट्रियल के लिए क्या दिक्कत है, सबको पता ही है कि उस जो टी मतलब टेरेस्ट्रियल जो हमें डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो सीधी इमेज दिखाता है कि नहीं है, वो स्नाइपर में लगने वाले, वो उल्टी इमेज नहीं बनाते। कैसे बनाते होंगे? तभी सीधी बनाते होंगे, तभी तो कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल वाले में उल्टी इमेज बन जाती होगी। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा बेटा? खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार का, एक अपवर्ती, अपवर्ती में केवल लेंस होगा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरा क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग में जिसमें लेंस भी होगा और परावर्तन शब्द आया ना, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। परावर्तन कौन कराता है? दर्पण या लेंस? परावर्तन, क्या परावर्तन मिरर कराता है? तो इसमें मिरर का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, प्लस लेंस तो रहेगा ही। इसमें केवल कौन कौन रहेगा? केवल लेंस ही होगा, केवल लेंस ही होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये चीज होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर। दो तरीके का ये भी होता है, अपवर्ती और परावर्ती। इसमें लेंस ही यूज होते हैं, इसमें दर्पण और लेंस दोनों यूज हो जाता है। तो हमारा टॉपिक होगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, अपवर्ती दूरदर्शी। हमारा टॉपिक क्या है पढ़ने का? अपवर्ती दूरदर्शी। अगर तुम्हें डायरेक्ट शुरू करना है तो तुम सीधे यहां से शुरू कर सकते हो, बाकी सारी दुनिया साइड कर सकते हो, बाकी सब कुछ कहीं फेंक सकते हो सारा डेटा। लेकिन हिंदी में क्या ध्यान रखना है? दो चीजों को, चाहो तो एस्ट्रोनॉमिकल बोल देना, चाहो तो रिफ्रैक्टिंग बोल देना। चाहो तो एस्ट्रोनॉमिकल बोलो, चाहो तो रिफ्लेक्टिंग बोलो, है एक ही चीजें, ठीक है। तो खगोलीय दूरदर्शी वगैरह लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, इसके लिए परेशान मत हो जाना, है ना। ये लिखा मिल जाएगा तो इसी के हिस्से हैं, बाकी आपको यही मिलेगा न्यूमेरिकल के लिए, रिफ्रैक्टिंग ही मिलेगा, याद रखना। तो टॉपिक का नाम है अपवर्ती दूरदर्शी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। बताइए ये किस काम आता है? किस काम आता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप? बताइए जरा सा। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में अगर आपसे कोई दो शब्द बोलने को बोल दे कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या चीज है, तो ये एक ऐसा स्कोप है जिसकी वजह से हम, ये एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल है ना, एस्ट्रोनॉमिकल, ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी वजह से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है। और दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के साथ साथ कौन से ऑब्जेक्ट्स जो काफी दूर हैं और बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, है ना, लेकिन वो हैं वाकई में कितने, छोटे या बड़े? चंद्रमा बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा? बड़ा है ना। अब उसको देखने के लिए आप स्कोप लगाओगे तो चंद्रमा छोटा थोड़ी है तो बहुत बड़ा। अब ये नहीं कि खूब दूर यहां से दक्षिण अमेरिका में एक छोटी सी चिड़िया बैठी है, तुम उसको देखने की कोशिश कर रहे हो। टेलीस्कोप समझ में आ रहा है? हम कौन से ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे? जो ऑब्जेक्ट बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े, काफी बड़े हैं, है ना, काफी बड़े हैं, हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। और उनको देखने के लिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इसी के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले, इट इज अ डिवाइस ऑफ डबल बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसमें कितने उत्तल लेंस होते हैं? इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। जैसे उसमें था माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस था, वैसे इसमें भी दो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। जैसे उसमें था वैसे इसमें है। बट इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, स्कोप पास का देखने के काम आता है और टेलीस्कोप दूर का देखने का काम आता है। क्लियर है? स्कोप कहां का देखने का काम आता है? पास का। और टेलीस्कोप दूर का देखने के काम आता है। तो इस हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा, ये बता दो सबसे पहले। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो ये मैंने सबसे पहले एक लाइन बना ली, जिस लाइन पर हमारे लेंस वगैरह सेट करे जाएंगे। ये हमारी लाइन क्लियर हो गई, है ना। और उसके साथ साथ लेंस लगाया जाए। अब मान लो आप यहां से बैठ के देख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट तो वहां है, सामने है या ऊपर है? ऑब्जेक्ट सामने है कि ऊपर है? ऊपर है। चंद्रमा तुम्हारे सामने, इसको पैसे लेके बैठा तो मून यहाँ नहीं आ गया, अच्छा मैं यहाँ आ जाता हूँ, मून तो वहां, तो समझ रहे हो ना, वो तुम्हारे सामने थोड़ी आता है, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है
कि वहां से जो रेज आ रही है बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेस चाहे मून हो चाहे सन हो चाहे जो हो उसकी रेस सब फैल जा रही है ज्यादातर, तो सामने जो रेज आ रही है वो कम है। तो इमेज ज्यादा क्लियर बने, ज्यादा अच्छी बने, इसलिए हम क्या करते हैं, इमेज ज्यादा क्लियर बने ज्यादा अच्छी बने, लेंस को बड़ा रखूं उस साइड या लेंस को छोटा रखूं। लेंस को बड़ा रखने का फायदा क्या होगा, क्या ज्यादा रे उससे मिलेगी और सारी रेस को कन्वर्ट करके एक बढ़िया इमेज बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उधर बड़ा लेंस रखे या छोटा लेंस, तो जो ऑब्जेक्टिव है उसको रखा गया जानबूझ करके बड़ा रखने का रीजन कोई बता पाएगा? ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों रखा गया? ताकि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेज आ सके, ज्यादा से ज्यादा रेज आ सके, ज्यादा से ज्यादा किरणें आए और आकर के गिरे और इमेज बनाए। क्लियर है सबको? अब रेज सीधी आ रही है या पैरेलल तो है क्योंकि अनंत से आ रही है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो एक रे तो शायद ऐसे रे आ रही होगी। ध्यान से देखो ना, ठीक है, और दूसरी ऐसे। क्या ये आपस में पैरेलल है? आपस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो मेरे मन में बात आई कि मिलेंगे कहां? लेंस के मिलने के बाद ये मिलेंगे कहां? फोकस पे मिलेंगी या फोकल प्लेन में मिलेंगी? कहां मिलती है? फोकस, ये कहां मिलेंगी? पैरेलल आने वाली रेस कहां पर मिलती है? फोकस पर। लेकिन पैरेलल आने वाली जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तब फोकस पर मिलेगी ना, तो ये वाली फोकस पर, लेकिन मिलेंगी कहां? जहां मिलेंगी उसको कहेंगे फोकल प्लेन, फोकस तल कहते हैं। याद करो, पढ़ाया गया था तुम लोगों को फोकस तल। यानी ये वाली रे ऐसे कुछ हिसाब से जाएगी कि जहां काटेगी, जहां एक दूसरे को कट करेगी, वो कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला, ये होगा आपका, इस पॉइंट का नाम होगा FO। होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट का नाम क्या होगा? FO। और यहां बनी पहली इमेज। वहां ऑब्जेक्ट था बहुत बड़ा, पता नहीं कैसा था, AB ऑब्जेक्ट रहा होगा कोई, मुझे नहीं पता। यहां जो इमेज बनी वो बनी A' और B'। ये बात समझ में आई? यहां बना ऑब्जेक्ट जो बना वो A' और B' बना, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा? अब सोचो दिमाग क्या लगाया जाएगा। अब हमारा फोकस क्या होगा कि ये जो इमेज है, बगल जो लेंस रखूं, जो बगल लेंस रखे वो इस इमेज को अपने फोकस के अंदर कर ले, ताकि इधर ही इस साइड बड़ी इमेज बना दे, और बनाए, और बड़ी बनाए, और छोटी इमेज बनाए, और बड़ी इमेज बनाए, है ना? चलिए, है ना, शादी विवाह का सीजन चल रहा है, क्या कहते हो? डीजे बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए आज की क्लास ही रोकी जाती है और हम लोग कल सीखते हैं इस टॉपिक को। ओके, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।